नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 17 नवंबर 2020 है। 17 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। 7वीं बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। इसके अलावा 14 विधायकों एवं एमएलसी को भी शपथ दिलाई गई। आज पहली बार नीतीश कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इधर बिहार में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनमें विधायक तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं। नई सरकार को पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने बधाई दी है। एनडीए के खेमे में नई सरकार को लेकर खुशी का माहौल है। इधर सीमांचल विकास मोर्चा के अध्यक्ष वीके ठाकुर ने सीमांचल के कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सही मायने में अब अपेक्षित विकास को पंख लग गया है। दीपावली संपन्न हो गया, अब सामने छठ है। छठ को लेकर एक तरफ जहां बाजारों में धूम मची हुई है, वहीं बिहार सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। छठ को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। गृह विभाग से जारी गाइडलाइन के अनुसार लोगों को घरों में ही छठ पूजा का आयोजन करने की सलाह दी गई है और प्रेरित किया गया है। इस वर्ष कोरोना को लेकर न तो छठ पर्व पर मेले का आयोजन होगा और न ही मेला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृह विभाग ने जिला प्रशासन को इसके प्रचार प्रसार करने तथा नगर निकाय व पंचायत प्रतिनिधियों को भी सभी छठ व्रतियों को प्रेरित करने कहा है। दिशा निर्देश के मुताबिक गंगा नदी समेत अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे छठ घाटों पर पर्व के दौरान काफी भीड़ होती है। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन करा पाना कठिन है, अतः लोगों को घरों पर ही छठ पूजा करने के लिए प्रेरित किया जाए। आयोजकों और अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन के निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। 60 वर्ष से ऊपर उम्र के और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घाट पर नहीं जाएंगे। जारी गाइडलाइन में बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की व्यवस्था करने कहा गया है। अब चलते हैं अन्य खबरों की ओर। गया जिले में नक्सलियों ने भारी विस्फोट कर एक सरकारी इमारत को गिरा दिया। घटना डुमरिया थाना क्षेत्र के बोधी बिघा गांव की है। वहां नक्सलियों ने डायनामाइट से नवनिर्मित सामुदायिक भवन को उड़ा दिया। इस घटना से स्थानीय लोग सहम गए और पुलिस की नींद हराम हो गई है। पुलिस को घटनास्थल से 2 आईईडी और नक्सलियों द्वारा हाथ से लिखे गए पर्चा भी बरामद हुआ है। बताया गया कि नक्सलियों के पर्चे में पूर्व एमएलसी से 2 करोड़ की मांग की गई है। भागलपुर में अब 20 नवंबर तक सरकारी अनाज वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पहले इसे 15 नवंबर तक पूरा कर लेने को कहा गया था। सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनाज वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दुकानों पर कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करने भी कहा गया है। मोतिहारी के घोड़ासाहन नहर के पास मुकेश कुमार सर्राफ नामक युवक की हत्या कर लाश फेंक दी गई। वह पकड़ी दयाल का बताया गया, जो रक्सौल में अपने मामा के यहां रहकर सोने चांदी की दुकान में कारीगर का काम करता था। घटना के दिन वह दुकान से मामा के घर जा रहा था। मोतिहारी के ही रामपुर खजुरिया पंचायत के राजाराम टोला में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में 1 दर्जन से अधिक घर आग की चपेट में आकर सुहा हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों की क्षति का अनुमान है। जमुई के अगहरा गांव में एक नहर में स्नान करने गए 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत नहर में डूबने से हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद अशरफ बताया गया कि स्नान के दौरान उसे पता नहीं चला कि नहर में काफी गहराई है। जब तक वह हल्ला करता तब तक वह डूब चुका था। लखीसराय में एक स्कॉर्पियो व बाइक की टक्कर में गब्बर नामक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर फैल गई। गब्बर निस्ता गांव का था। वह डोमन यादव का पुत्र बताया गया। इस घटना में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सहरसा के महपुरा डीह टोला से एक देशी शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 8 लीटर 400 मिलीलीटर देशी शराब भी बरामद किया गया है। शराब पीने के आरोप में अररिया पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शराब के नशे में थे। जांच में पुष्टि होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों में से मोहम्मद कमाल और मोहम्मद जाहिद हैं। सासाराम बेदा रेड लाइट एरिया में डकैतों ने नर्तकी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका नर्तकी का नाम सोनी देवी बताया गया।
डकैतों ने करीब 4 लाख के गहने भी लूट लिए। विरोध करने पर डकैतों ने नर्तकी को तीन गोलियां दाग दी। बिहार के 7 मजदूरों की मौत हिमाचल के मंडी जिले में हो गई। मजदूर जिस पिकअप वैन पर सवार थे वही पिकअप वैन नदी में जा गिरी। बताया गया कि दुर्घटना चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर घटी। मजदूरों की पहचान लगभग हो गई है, वे कटिहार जिले के बताए जा रहे हैं। सासाराम में जमानत पर घर पहुंचे एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अकोरी टोला के चंदा गांव की है। आरोपी पति का नाम दीपक यादव बताया गया। उसने अपनी 26 वर्षीय पत्नी को रस्सी से गला दबाकर मार डाला। बताया गया कि दोनों पति पत्नी के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। पत्नी ने ही केस किया था जिसमें दीपक जेल गए थे। जेल से जैसे ही छूटे कि पहला काम पत्नी की हत्या कर किया। अररिया के काला बलवा बाजार में अगलगी की भीषण घटना में जहां 30 दुकानें जलकर राख हो गई, वहीं लाखों के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। आग की लपटें करीब 4 घंटे तक उठती रही। गया जिले के तुगाड़ी गांव में शकुंतला देवी की मौत पोखर में डूबने से हो गई। खुलासा तब हुआ जब उसकी लाश तैरती हुई मिली। बेगूसराय जिले के खोड़मपुर ढाला के पास छठ के लिए गंगा जल लाने गए 2 युवकों की मौत गंगा में डूबने से हो गई। भागलपुर जिले के नवगछिया में रंगरा चौक पर एक बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया। इस घटना में युवक की मौत हो गई। थोड़ी देर के लिए रोड पर हंगामा मच गया। बांका के पत्ती चक के पास एक ट्रैक्टर ने छात्र को कुचल दिया। ट्रैक्टर अवैध बालू खनन कर भाग रहा था। इसी में यह घटना घटी। मृतक रूपसा गांव का निवासी योगेंद्र शाह का पुत्र था। उसका नाम राकेश बताया गया। अररिया सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे पर पौवा खाली में पुल का ऊपरी हिस्सा धंसा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में लोग आशंका जता रहे हैं कि यदि समय पर मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। बक्सर जिले के नैनीजोर थाने के एक निजी ड्राइवर की मौत शराब तस्करों के हमले में हो गई। हमले में उसके सिर में चोट लग गई थी। इलाज पटना में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम श्रीनिवास यादव बताया गया। वह भोजपुर के प्रसोंडा गांव का था। पटना में महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। अब परिचालन पश्चिमी लेन से होगा। पूर्वी लेन पर मरम्मत कार्य चलेगा। सुपौल के बड़िया टोला स्थित पुल पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 62 वर्षीय भुवनेश्वर राणा को कुचल डाला। ट्रैक्टर एक डिपो का है जिस पर भवन निर्माण सामग्री लोड था। अब जान लीजिए कोरोना अपडेट। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 88,43,937 हो गया। इनमें 82,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 4,66,531 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। इधर बिहार में अब तक 2,26,916 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,19,864 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पूर्णिया के जाने माने वकील अनूप शरण का निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित हुए थे। उनका इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा था। कुछ दिन पूर्व उनके भाई का भी निधन हो गया था। इस प्रकार शरण जी के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरभंगा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। कोरोना का कहर अभी भी जारी है। एक 62 वर्षीय वृद्धा ने डीएमसीएच में दम तोड़ दिया। वह राजकुमारगंज मोहल्ले की रहने वाली थी। वह कोरोना संक्रमित थी। पूर्णिया जिले में अब तक कुल कोरोना के आंकड़े 8,029 हो गए। इनमें से 7,836 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। पूर्णिया में अभी एक्टिव केस की कुल संख्या 173 है। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। आज से मौसम में नरमी रहेगी। दिन का तापमान भी ज्यादा रहेगा। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 20 नवंबर के बाद ही ठंड का असर होगा। 2 दिन पहले सर्द पछुआ हवाएं चल रही थी। पूर्वानुमान था कि छठ में काफी ठंड रहेगा, लेकिन मौसम बदल गया है। बिहार और आसपास जो लो प्रेशर बनने की आशंका थी वह निर्मूल साबित हो रही है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी नहीं हो रही है। ऐसा मौसम खेती किसानी के लिए अनुकूल माना जा रहा है। जिन खेतों में मक्का की फसल लग गई है वह फसल तेजी से उगेगा और फसल भी अच्छी हो जाएगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।